नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा सात के भाई चैप्टर नंबर 5 है, भूगोल का चैप्टर नंबर 5, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, ऑलरेडी मैं कक्षा क्लास 6 के सारे चैप्टर में भूगोल का आपको करा चुका हूँ। ये आज भैया कक्षा 7 का भाई 5वां चैप्टर है, जल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न जिसका मैं बता दूं आपको कि हम लोग एनसीईआरटी सीरीज कर रहे हैं भाई। एनसीईआरटी सीरीज है, ये आपके दृष्टि पब्लिकेशन के जो सीरीज आती है भाई। मैं आपको भूगोल करा रहा हूँ, इतिहास भी करा रहा हूँ और सामान्य विज्ञान भी आपको भाई, ये 3 क्लास एनसीईआरटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में सम्मिलित है? वाष्पीकरण है, संघनन है और वर्षण है। ए बी सी डी, इनमें से क्या हो जाएगा सही आंसर? जो जल चक्र में सम्मिलित है, तो वाष्पीकरण भी सम्मिलित है और संघनन भी और वर्षण भी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनन होकर बादलों का रूप ले लेती है। यहां से यह वर्षा, हिम अथवा सहिमवृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। दूसरे शब्दों में कहे तो जिस प्रकार में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, उसे महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहा जाता है, जल चक्र। अगला है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान होता है? जो सागरीय जल में लवणता होती है उसका सर्वाधिक योगदान किसका होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सोडियम क्लोराइड का, या कैल्शियम क्लोराइड का, या मैग्नीशियम क्लोराइड का, या कैल्शियम सल्फेट का। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 2 का ए आंसर। सोडियम क्लोराइड का भैया क्या सर्वाधिक योगदान होता है महासागरीय जल की लवणता में, तो ये सही। ठीक है, महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है, इसमें अधिकांश सोडियम क्लोराइड यानी कि जो खाने वाला नमक होता है NaCl। नेक्स्ट है, लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। लवणता को भैया ग्राम प्रति हजार के रूप में दर्शाया जाता है। ये इसका भैया चिन्ह होता है, ग्राम प्रति हजार। ठीक है, ये इसका चिन्ह होता है, दर्शाया जाता है। महासागर की औसत जो लवणता है वो 35 ग्राम प्रति हजार, 35 ग्राम प्रति हजार ग्राम है भाई, ये बात ध्यान देना भाई, 35 ग्राम प्रति हजार ग्राम है औसत जो लवणता महासागरों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिए भाई सभी लोग। प्रश्न नंबर 3 देखो, प्रश्न नंबर 3 है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है, या चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, और सूर्य एवं चंद्रमा दोनों गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा सी, दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल। देखो, लेकिन चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी से दूरी है, पृथ्वी से दूरी है। ठीक है, मान लो अगर मान लो कि भैया सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, तीनों अगर एक सीध में, चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, अगर तीनों एक सीध में होते हैं तो उच्च ज्वार आता है, बृहद ज्वार आता है। ठीक है, लेकिन अगर वो समकोण की स्थिति बनाते हैं, ठीक है, समकोण की स्थिति बनाते हैं तो निम्न ज्वार वहां पर आता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं भाई, इसकी व्याख्या देख लो। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल व अपकेंद्री बल का भी प्रभाव होता है, यानी कि इनके साथ, सूर्य और चंद्रमा के साथ साथ पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल है और जो उसका अपकेंद्री बल है, जिसे भूतिया बल भी कहा जाता है ना, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। अगर यह पूछा जाए किसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है, तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव ज्यादा पड़ता है भाई। जब महासागर का जल सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है तो तट से पीछे लौट जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। एक दिन में सामान्यतः दो बार नियम से ज्वार एवं भाटा आते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 4, बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? अभी मैंने बताया जस्ट कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाए, चाहे वो भैया अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन वे तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, तो अमावस्या पूर्णिमा के दिन ये ज्वार बृहद ज्वार आते हैं। ठीक है, लेकिन जो कृष्ण, शुक्ल कृष्ण और जो अब कृष्ण पक्ष है, सप्तमी और अष्टमी के, इनमें निम्न ज्वार आते हैं।
ठीक है। लेकिन अमावस्या पूर्णिमा जब जब हम सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो वो तीनों एक साथ में होते हैं, तो वहां पर बृहस्पति आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा सही आंसर। जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तो उस समय सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, इस ज्वार को बृहद ज्वार कहा जाता है। अगला है बृहद ज्वार किन दिनों आते हैं भाई, वही बात पूछा गया है, बृहद ज्वार किन दिनों आते हैं, तो पूर्णिमा और अमावस्या को भी बृहद ज्वार आते हैं, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसकी व्याख्या। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तो बृहद ज्वार की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? बृहद ज्वार की उत्पत्ति होती है। अगर सूर्य और पृथ्वी के बाद चंद्रमा आता है तो भैया तो क्या होता है भाई बताएं? सूर्य ग्रहण कब लाता है? चंद्र ग्रहण। भाई सूर्य जब मान लो चंद्रमा बीच में आ जाता है तो सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती, वहां पर सूर्य ग्रहण हो गया। लेकिन जब पृथ्वी आ जाए बीच में चंद्रमा और सूर्य के, तो वहां पर होता है चंद्र ग्रहण होता है। ठीक, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। अगला है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीध में ना होकर समकोण पर होते हैं तब चंद्रमा व सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। ऐसी स्थिति में निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। इसमें ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से कम होती है। एकदम बात सत्य बोली जा रही है भाई। लघु ज्वार की उत्पत्ति कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी को होती है। ये भी बात सत्य है, यानी कि ये दोनों बातें क्या है? सत्य हैं। आपको सत्य ही बताना था। क्या बताना? सत्य ही बताना था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन से लाभ उच्च ज्वार से संबंधित है? इनमें से कौन से ऐसे लाभ हैं जो उच्च ज्वार से संबंधित हैं? उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। एकदम बात सत्य है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं क्योंकि उच्च ज्वार के दौरान अधिक संख्या में मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। हाँ, ये भी बात सत्य है। जब उच्च ज्वार आते हैं भैया तो जो मछलियां हैं वो समुद्र तट के निकट आ जाती है, तो मछुआरे आराम से उन मछलियों को पकड़ लेता है। ज्वारी तरंगों का जल विद्युत उत्पादन की जाती है। बिल्कुल बात सत्य भैया। जो उच्च ज्वार से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, ज्वारी तरंगे, उनसे जल विद्युत की उत्पादन भी की जाती है। यानी कि ये तीनों बातें सत्य हैं। क्या है? ये तीनों बातें सत्य हैं। ये तीनों से भैया लाभ होता है ऑप्शन। ठीक है, तो 1 2 3 सही है। अब हम लोग देखते हैं किस ऑप्शन में ये सभी दिया गया है। ठीक, तो भाई ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि तीनों बातें क्या थी? सत्य थी। डी हो जाएगा इसका सही आंसर प्रश्न नंबर 7 का। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं व्याख्या इसकी। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक भी होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटा से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग भी विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर है 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? आपको असत्य पूछा गया है। असत्य कथन पूछा गया है 8 में। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। अच्छा। ठंडी धाराएं हैं वो ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं उष्ण जल धाराएं हैं। क्या लैब्राडोर महासागरीय धाराएं उष्ण धारा है, यानी कि गर्म जल धारा है। महासागरीय धाराएं आसपास के क्षेत्र के तापमान को भी प्रभावित करती हैं। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क्या है? असत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा भैया, गलत बात है। क्योंकि जो लैब्राडोर जलधारा है ये ठंडी जलधारा है। अगर यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम होता भाई, गल्फ स्ट्रीम है तो वो आपकी गर्म जलधारा है, लेकिन जो लैब्राडोर महासागरीय धारा है वो ठंडी जलधारा है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधारा होती है, यानी कि ठंडी जलधारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम क्या है? गर्म जलधारा होती है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, यानी मछली के उत्पादन के लिए, है ना, कौन सा भैया क्षेत्र है जो प्रसिद्ध है या सर्वोत्तम यानी कि अच्छा माना जाता है? वह क्षेत्र जहाँ शीत जलधाराएं बहती हैं, वह क्षेत्र जहाँ गर्म जलधाराएं बहती हैं, और वह क्षेत्र जहाँ गर्म और शीत जलधाराएं एक साथ मिलती हैं। समुद्र का वह क्षेत्र जो विषुवत रेखा के आसपास होता है। देखो, जहां पर गर्म और भैया ठंडी जलधाराएं मिलेंगी तो वहां पर सर्वाधिक अच्छा होता है मछलियों के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर। क्यों? क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वहां पर भाई जो उनको मछली को खाने पीने के होते हैं तो उनका जन्म होता है वहां पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। जहां पर भी गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आपस में मिलती है तो वहां पर अच्छी दशा होती है मछलियों के लिए, तो वहां पर सर्वोत्तम दशा माना जाता है भाई, वहां पर ज्यादा होती है मछलियां। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है व्याख्या, इसको देख लो। सागर या महासागर के जिस स्थान पर गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। जहां गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहां कुहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। देखो, ये बात सत्य है कि भाई वहां पर मछली उत्पादन में भैया महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है, लेकिन नौ संचालन के लिए भैया वो सही नहीं होता है जहां पर गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती है, क्योंकि वहां पर कोहरा उत्पन्न हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 10, सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ये आपसे पूछा जा रहा है भाई। आप लोग लाइक और शेयर भाई जरूर कर दीजिए सभी लोग फटाफट। चीनी भाषा से या फ्रेंच भाषा है या जर्मन भाषा या जापानी भाषा है? तो जो सुनामी है वो आपका जापानी भाषा से। अभी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 10 का सही आंसर। ठीक है, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसकी व्याख्या देख लीजिए भाई। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय, पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए थे। और जो भैया भारत का दक्षिणतम पॉइंट है पिग्मलियन पॉइंट, है ना, जिसे अब इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, वो भी डूब गया था। ओके, चलिए अभी व्याख्या हो दिया गया है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। भारतीय सीमा का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है पूरी तरह से डूब गया था। इसे पहले पिग्मलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। वर्तमान में प्रशांत व हिंद महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं। अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं कक्षा 7 का भाई, जो छठा चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्य जीव के संबंध से। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन है। ठीक है, चलिए इसका पहला प्रश्न है भाई। इसका पहला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 देखिए। प्रश्न नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन कारकों पर किसी वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है? किन कारकों को किसी वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तापमान है, नमी है, मिट्टी की परत की मोटाई है और वन्य जीव है। प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 में ये तापमान में कारक है और नमी भी है और मिट्टी की परत की मोटाई भी है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 2 3 सत्य बातें हैं। इसकी व्याख्या देखो। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। किसी भी स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। इसके कारण प्राकृतिक वनस्पतियां भी बदलाव आता है, यानी कि ऊंचाई के साथ साथ हम जलवायु परिवर्तन देखने को मिलेगा। और अगर जलवायु परिवर्तन देखने को मिलेगा तो वहां पर जो भैया वनस्पतियां हैं उनमें भी बदलाव आपको प्रतीत होगा।
आप अगर हिमालय पर्वत मैदानी भाग से आप हिमालय की साइड जाओगे तो आप जलवायु परिवर्तन में होगा, और जिससे कि आपको अलग अलग प्रकार की हर जगह वनस्पतियां प्राप्त होंगी। अगला है प्रश्न नंबर 2, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात हो रही है यहाँ पर। ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के आसपास पाए जाते हैं, बिल्कुल बात सत्य है भाई। ओके, इन वनों के क्षेत्र गर्म होते हैं, पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, ये भी बात सत्य है। इन वनों में दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है, ये भी बात सत्य है। इन वनों के क्षेत्र शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां पूरी तरह गिरा देते हैं, नहीं, अपनी पत्तियां ये पूरी तरह नहीं गिरा पाते हैं भाई। ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन तो गिरा देते हैं, लेकिन जो सदाबहार वन होते हैं उष्णकटिबंधीय के, वो नहीं गिराते हैं। इसका मतलब 1 2 3 सही है। क्या है? 1 2 3 सत्य है। आपको बताना क्या था भाई? हाँ, अभी हम लोग देखते हैं भाई क्या बताना था कि उपर्युक्त में से कौन सी विशेषताएं सही हैं। तो फिर 1 2 3 सही है, बाकी चौथा क्या था? गलत है। क्यों? क्योंकि जो भैया ये जो अलग अलग प्रकार के, भाई देखो यहाँ पर भैया शुष्क मौसम नहीं पाया जाता है हर समय, ये बात ध्यान देना। वर्षा अधिक होती है, ये बात सत्य है। ठीक है, अगर यहाँ पर पर्णपाती वन होते तो भाई पर्णपाती जो वन होते हैं वो एक निश्चित समय में अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं जल को कमी के लिए, भाई ग्रीष्म काल में, कि जल की कमी ना हो। आगे ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कथन 1 और 3 सही है, कथन 4 गलत है। चूंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, वहां पर शुष्क बोल रहा था, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती हैं। या दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि इन वन क्षेत्रों में वृक्षों की बहुत ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। ये अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, इस कारण ये वन सदा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसीलिए तो सदाबहार वन इनको कहा जाता है। एनाकोंडा विश्व के सबसे बड़े सांपों में से एक है, जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। जो एनाकोंडा है विश्व के सबसे बड़े सांपों में से एक है, जो आपका ये कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यानी कि सदाबहार वन में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर, अगला पॉइंट दिया गया है अभी और एक पॉइंट। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। आमतौर पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में रोजवुड हो गया, आबूनस हो गया और महोगनी जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि रोजवुड, आबूनस और महोगनी किस प्रकार के वृक्ष हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, सदाबहार वृक्ष है। पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना। ठीक है, ब्राजील के जंगल को विश्व का फेफड़ा भी कहते हैं, विश्व का फेफड़ा भी कहते हैं। अगला है प्रश्न नंबर देखो 3। प्रश्न नंबर 3, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं, बिल्कुल बात सत्य है। इन वनों के वृक्ष जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, ये भी बात सत्य है। दोनों बातें क्या है? सत्य है। आपको सत्य कथन ही बताना था, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में ये पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं वो साल है, सागवान है, नीम है, भाई शीशम है। ठीक है, ये सभी वृक्ष उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के हैं, साल, सागवान, नीम और शीशम। अगला है प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये वन मध्य अक्षांशों के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये वन सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। इन वनों में दृढ़ व मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। उपर्युक्त कथन किस प्रकार के वनों की विशेषताओं को बताते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा भाई। शीतोष्ण सदाबहार वन है, या शीतोष्ण पर्णपाती वन है, या भूमध्य सागरीय वनस्पति है? प्रश्न नंबर कौन सा भाई? प्रश्न नंबर आपका 4। प्रश्न नंबर 4 में
ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये बात हो रही है शीतोष्ण सदाबहार वन की, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, उपर्युक्त वर्णन शीतोष्ण सदाबहार वन के संदर्भ में है। इस प्रकार के वन दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिणी चीन में और पूर्वी ब्राजील में पाए जाते हैं। यहाँ ओक, चीड़ और यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ व मुलायम दोनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 5। शीतोष्ण पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? भाई आपसे यह पूछा जा रहा है शीतोष्ण पर्णपाती वनों के संदर्भ में। उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। इस प्रकार के वन अधिकांशतः उत्तरी पूर्वी अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों के वृक्ष अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में गिरा देते हैं। तो आप लोग क्या आंसर दे रहे हो प्रश्न नंबर 5 का? ठीक है, प्रश्न नंबर 5 का भाई ये तीनों बातें क्या हैं? सत्य हैं। तो भाई तीनों बातें सत्य हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। इसके हम लोग व्याख्या देते हैं भाई। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए भाई सभी लोग। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लो। उपर्युक्त तीनों कथन क्या है? सत्य है। शीतोष्ण पर्णपाती वन उत्तरी पूर्वी अमेरिका हो गया, चीन हो गया, चिली हो गया, न्यूजीलैंड हो गया और पश्चिमी यूरोप के, क्यों भग रहा भाई, पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ ओक, एस, बीच आदि हैं। फीजेंट और मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। जो आपका भैया उष्ण क्या है, शीतोष्ण पर्णपाती वन है, उनमें फीजेंट और मोनाल जैसे पक्षी भी पाए जाते हैं। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं लोग 6। किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, या शीतोष्ण पर्णपाती वन है, या शीतोष्ण सदाबहार वन है, या भूमध्य सागरीय वन है? विश्व का फलोद्यान जिसे कहते हैं उसको भूमध्य सागरीय वन। क्या है? भूमध्य सागरीय वन हो जाएगा इसका सही आंसर। भूमध्य सागर के जो आसपास है, ये भूमध्य सागर है, ऊपर आपका यूरोप है, इधर है आपका यानी कि अफ्रीका महाद्वीप है इधर, ठीक है, इधर है आपका एशिया महाद्वीप, इधर है लाल सागर, ठीक है, ये भूमध्य सागर। तो यहाँ आसपास यहाँ पर विश्व का फलोद्यान यानी कि फल भैया यहाँ पर उत्पादन होता है। भूमध्य सागरीय वन प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे फलों की पैदावार होती है। अगला है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए, महाद्वीपों के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है? महाद्वीपों के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है? पश्चिमी भाग में पाई जाती है, या पूर्वी भाग में है, या दक्षिणी पश्चिमी भाग में है, या उत्तरी भाग में है? तो भूमध्य सागरीय वनस्पति आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भाई पश्चिमी भाग में पाई जाती है और दक्षिणी पश्चिमी भाग, यानी 1 और 3 है किसी में, 7 का, हाँ 7 को जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो आपका भूमध्य सागरीय वनस्पतियां हैं वो पश्चिमी भाग और दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारों पर भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम भूमध्य सागरीय वनस्पति पड़ गया। अगला है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखो, शंकुधारी वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए भाई। किसके? शंकुधारी वनों के संदर्भ में। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं, यानी कि 50 से 70 अक्षांश जो है उसमें पाए जाते हैं। हिमालय में ये वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। शंकुधारी वनों के वृक्ष छोटे होते हैं, छोटे, कठोर एवं पर्णपाती प्रकार के होते हैं। नहीं, ये बात भाई 3 तो गलत हो जाएगी भाई। शंकुधारी वनों को टाइगर भी कहा जाता है भैया, ये सत्य है। 1, 2 और 4 सत्य है। 1, 2 और 4, 3 गलत है। क्यों? क्योंकि इनके वृक्ष लंबे होते हैं, लंबे और मुलायम होते हैं भैया शंकुधारी वनों के। तो आपको सही कथन बताना था भाई। क्या बताना था? सही कथन। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा भाई सही आंसर। ठीक है,
ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। शंकुधारी वनों के संदर्भ में 3 गलत है, क्यों गलत है, जबकि कथन 1 2 तो 4 है। शंकुधारी वनों के वृक्ष लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं, ना कि पर्णपाती वन होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने में काम आता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर है 9। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है वन एवं उनके वृक्षों से संबंधित सूची दी गई है और इनको आपको मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 को। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अभी आपने पढ़ा है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, शीतोष्ण पर्णपाती वन है और शंकुधारी वन है। बताएं इनमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं। अभी आपने पढ़ा कि भैया उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं वो आबूनस और महोगनी हो जाएंगे, और जो पर्णपाती वन हो जाएंगे भैया बी का हो जाएगा आपका 3 सागवान और साल। ठीक है, शीतोष्ण पर्णपाती वन आपके चीड़ और देवदार हो जाएंगे, और शंकुधारी एस और बीच हो जाएंगे। क्यों नहीं, शीतोष्ण पर्णपाती वन आपके हो जाएंगे एस और बीच, ये इसका होगा भाई। सी का हो जाएगा 2 और जो डी का हो जाएगा भैया 1। तो भैया क्या है 4 3 2 1, 4 3 2 1 है किसी में, 4 3 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। सी का 2 है, ध्यान देना भाई, शीतोष्ण पर्णपाती वन आपके एस और बीच है, ये नहीं है। सी का 2 है और डी का 1 है, डी का 1 है। अगला है देखो, इस व्याख्या दी गई है इसकी, चीड़ देवदार आपके शंकुधारी वन है, एस और बीच शीतोष्ण पर्णपाती वन है, सागवान और साल उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, और आबूनस और जो महोगनी है वो आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए, उष्णकटिबंधीय घास के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय घास स्थल सिर्फ भूमध्य रेखा के उत्तर में पाए जाते हैं। नहीं भाई, भूमध्य रेखा के उत्तर दक्षिण दोनों में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय घास के वन। ये बात गलत कह रहा है। उष्णकटिबंधीय घास आमतौर पर छोटी होती है। अच्छा, बिल्कुल गलत है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल का उदाहरण है, ये भी असत्य है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, असत्य बात है ना, तो 1 और 2 क्या है, असत्य है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा सही आंसर, डी हो जाएगा सही आंसर। 3 सत्य आपसे असत्य आंसर पूछा जा रहा था। ठीक है, इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कथन 1 और 2 असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय घास भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाती है, और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैली है। यह घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ और आदि जानवर पाए जाते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 11। शीतोष्ण घास स्थल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपीय के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल बात सत्य है भाई। शीतोष्ण घास स्थल के संबंध में आपसे कुछ पूछा जा रहा है। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं उनकी घास छोटी भी होती है और पौष्टिक भी होती है, ये भी बात सत्य है। आपको बताना क्या था, सत्य बात ही बताना था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए इसकी व्याख्या देखो। उपर्युक्त दोनों कथन सत्य थे। शीतोष्ण घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं तथा यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। इन प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12। इन क्षेत्रों में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पतियां मिलती हैं। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। उपर्युक्त विशेषताओं किस क्षेत्र के संदर्भ में कही गई हैं, ये किस क्षेत्र के संदर्भ में विशेषताएं सत्य साबित हो रही हैं प्रश्न नंबर 12 में। ठीक है, तो ये ध्रुवीय क्षेत्र की बात हो रही है। किसके, ध्रुवीय क्षेत्र के ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऊपर दी गई विशेषताएं ध्रुवीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियां के संदर्भ में सही हैं। इन वनस्पतियों को टुंड्रा वनस्पति, टुंड्रा के ऊपर टाइगा मिलता है, टुंड्रा के ऊपर टाइगा है ना, भी कहा जाता है। ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। अगला है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखो, नीचे दिए गए घास स्थलों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए घास स्थलों पर आपको विचार करना है भाई। सवाना, वेल्ड, कंपोज और लानोस, उपर्युक्त में से कौन से उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण है भाई? उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है, बताएं क्या आंसर आप लोग दे रहे हो, तैयार कर, ठीक है। वेल्ड, वेल्ड ये आपका दक्षिण अफ्रीका में है, कि आपका शीत कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। टू तो नहीं होगा, अब जिस ऑप्शन में टू होगा उसको भैया काट दो, इसमें दो है, इसमें दो है, इसमें भी दो है, सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। सवाना, कंपोज और लानोस, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। वेल्ड जो है ये सॉरी ये आपके उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है, जो वेल्ड है ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय है। अगला है देखो, विश्व में उष्णकटिबंधीय घास स्थल के प्रमुख उदाहरण है पूर्वी अफ्रीका के सवाना, ब्राजील में पाए जाने वाले कंपोज, कंपोज कहाँ ब्राजील का है, और वेनेजुएला का आपका लानोस हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित घास स्थलों में से कौन से शीतोष्ण घास स्थल के प्रमुख उदाहरण है? अब यहाँ पर आपको शीतोष्ण घास स्थल के प्रमुख उदाहरण पूछा जा रहा है। पंपास अर्जेंटीना, प्रेरी, वेल्ड, स्टेपी और डाउन्स, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, या ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। बताएं क्या आंसर दे रहा भाई? पंपास अर्जेंटीना की है। ये पांचों बातें क्या है? ये पांचों बातें शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। विश्व के प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल पंपास दक्षिण अमेरिका, प्रेरी उत्तरी अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, स्टेपी मध्य एशिया और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। पंपास अर्जेंटीना में पाई जाती है, ठीक है। तो ये बातें हो जाएंगी सत्य भाई। कोई दिक्कत परेशानी आता किसी को भाई, बताएं, ठीक है। अब भैया यहाँ से आपको क्लास 6 का छठा चैप्टर समाप्त होता है। छठा चैप्टर ये है आपका क्लास 7 का भाई, कक्षा 7 का ये आपका 7वां चैप्टर है। हम लोग इसके बारे में कल अध्ययन करेंगे भाई। तो नमस्कार सभी को, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।